आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान फितना अल ख्वारिज ने पाकिस्तान में 2 बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयां की हैं। जिस वक्त वाना कैंट कॉलेज में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था, उसी वक्त इस्लामाबाद कचहरी में एक खुदकुश धमाका करके 12 अफराद को शहीद जबकि 27 को जख्मी कर दिया गया। अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में एक बार फिर इजाफा होता नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 4 दिनों के अंदर अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों की पाकिस्तान में 3 कार्रवाइयों को नाकाम बनाया गया है, जबकि आज इस्लामाबाद कचहरी के बाहर पुलिस गाड़ी पर खुदकुश धमाका किया गया। धमाके में 12 अफराद शहीद जबकि 27 जख्मी हैं। जख्मियों में मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुल्क के दारुल हुकूमत में इस हमले के बाद लाहौर में भी हसास मकामात की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुदकुश धमाके से मुताल्लिक तफसील बताते हुए कहा कि सख्त सिक्योरिटी की वजह से हमलावर कचहरी में दाखिल नहीं हो सका। मौका मिलने पर पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को उड़ा लिया। वजीर दाखिला ने मुल्क में बढ़ती दहशतगर्द कार्रवाइयों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पे आयद करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान गए हैं और उनको शवाहिद दिए हैं कि कैसे लोग वहां ट्रेन हो रहे हैं कि जिसके बाद हमले होते हैं। अफगानिस्तान के शरपसंद अनासिर को ना रोके बगैर कोई चारा नहीं कि उनका बंदोबस्त करें। कल वाना में शाम 5 बजे एक व्हीकल बोर्न सुसाइड बॉम्बर था जिसने एंट्री पॉइंट पे आके फटा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वो आइडेंटिफाई हुआ है वो अफगानी है। जो रात भी उनकी कम्युनिकेशन चलती रही है वो अफगानिस्तान में अपने लोगों के साथ करते रहे। वो उसमें तो हम बहुत क्लियर हैं कि वो सारा का सारा जो अटैक है उसमें अफगानिस्तान डायरेक्टली मुलव्वस है। हमने पहले कई दफ़ा अफगानिस्तान को और हम सब ने जाके उनको एविडेंसेस दी हैं, उनको डिटेल्स में चीज़ें दी हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके अटैक करते हैं। वो सब की सब चीज़ें मौजूद हैं और इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अफगानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें जो हमारे मुल्क पे अटैक कर रहे हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर डाल दी है और कहा है कि शिद्दत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान और इसके बाहर की दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं और पायदार अमन का दारो मदार काबुल पर है। काबुल पर लाजिम है कि वह अफगान जमीन से सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों को कंट्रोल करे। It is most unfortunate that militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर वजीर दिफा का यह कहना है, वी आर एट वॉर। इस्लामाबाद खुदकुश धमाका वेकअप कॉल है। हम इस वक्त हालत जंग में हैं और जो लोग ये समझते हैं कि पाक फौज सिर्फ सरहदी इलाकों या फिर बलूचिस्तान के दूर दराज हिस्सों में लड़ रही है, वो जाग जाएं। वजीर दिफा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खतरात पाकिस्तान के तमाम शहरों में मौजूद हैं, जबकि आज का ये हमला रियासत पाकिस्तान के लिए वाज़ेह पैगाम है और अब वक्त आ गया है कि हम संजीदगी से इस खतरे का मुकाबला करें। हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे। इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है पुष्पनाई कर रही है, वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है और उन्होंने पैगाम आज दिया है हमें कि आपके तमाम इलाके जो है हमारी जद में हैं। ये मैं खुदा न खासा मैं अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, ये थ्रेट्स जो है अब पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो है मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। किसी सूरत में जो है इस चीज़ को ना सरहदी इलाकों में और ना पाकिस्तान के शहरों के अंदर किसी सूबे में हों, किसी लोकेशन पे हों, इस किस्म के हमले जो है कभी तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वजीर दिफा ने अफगान तालिबान का नाम लिए बगैर कहा कि हमें पहले से अंदाजा था कि हम पर दबाव डालने के लिए इस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। काबुल में बैठे उनके चेले अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं और काबुल हुकूमत ये नहीं कह सकती कि वो उनकी जिम्मेदार नहीं है।
मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अगर कोई मामूल सी उम्मीद बाकी भी थी मुज़ाकरात की कामयाबी की, इसके बाद जो है हमें वसीयत रियासत जो है देखना पड़ेगा। टीटीपी जो है वो एक्सटेंशन है काबुल में बैठे हुक्मरानों की, उनकी एक एक्सटेंशन है, वो कोई इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है। उनके तमाम जो लवाकीन और लीडर और सारे चेले चांटे जितने हैं वो सारे काबुल में बैठे हुए हैं। किस तरह काबुल हुकूमत जो है जिम्मेदारी नहीं कबूल कर सकती जी, वो कहते हैं हमारा कोई तल्लुक नहीं। नाज़रीन, 24 घंटों में पाकिस्तान पर ख्वारिज का ये दूसरा हमला है। गुज़िश्ता रोज कैडेट कॉलेज वाना के गेट पर खुदकुश हमला किया गया। हमले के दौरान 2 ख्वारिज को कल जहन्नम रसीद कर दिया गया, जबकि बाकी बच जाने वाले 3 दहशतगर्दों को आज हलाक कर दिया गया है। अब सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन का हतमी मरहला शुरू कर चुकी हैं। दहशतगर्दों के मोबाइल से कॉलेज के अंदर की वीडियोज और फोरेंसिक के बाद सामने आने वाली डिटेल्स वाज़ेह करती हैं कि ख्वारिज अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाना कैडेट कॉलेज पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त कॉलेज में कुल 525 कैडेट्स समेत 650 अफराद मौजूद थे। तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया जा चुका है। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों में अब एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों से कबल अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी जाती है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक्स पैगामात का एक लूप देख रहे हैं कि जिसमें इस्लामाबाद में मौजूद मुख्तलिफ इमारतों को आग के शोलों की जद में देखा जा सकता है। अफगान तालिबान की हमायत याफ्ता एक और अकाउंट पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है और ट्वीट का वक्त 12:52 लिखा है। सादा अल्फाज में, जब इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमला किया गया उस वक्त खुदकुश हमला आवर के हैंडलर अफगानिस्तान में बैठे सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे और मुसलसल राब्ते में थे। आमाज न्यूज इंग्लिश नामी एक अकाउंट ने लिखा कि हम लाहौर में सफेद झंडा लहराएंगे और इस्लामाबाद को जला देंगे। ये सब कुछ वाज़ेह करता है कि अफगान तालिबान अब रियासती सतह पर ख्वारिज की हमायत कर रहे हैं। उन्हें असलहा, माली मदद, इस सब के अलावा इंटेलिजेंस भी मुहैया की जा रही है। गुज़िश्ता माह अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मत्तकी के दौरे भारत के बाद से यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा होगा और फिर यह इजाफा हुआ भी। इन्हीं खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने अफगान सरहद से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले फितनाउल ख्वारिज के 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्दों को निशाना बनाया। मगर किसी को नहीं मालूम था कि अफगान तालिबान एक जानिब पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द और दहशतगर्दी करने वाले ग्रोहों को सपोर्ट किया जा रहा होगा। अफगान रजीम की ऑब्स्टिनेंस या हट धर्मी के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जारी मुज़ाकरात का तीसरा दौर बगैर नतीजा ख़त्म हो चुका। मुज़ाकराती अमल को एक बार फिर शुरू करने के लिए तुर्किया ने नए सफारती कोशिश के तहत अपना एक आला सतही वफ़द पाकिस्तान भेजने का फैसला कर लिया है। वफ़द में तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ शामिल होंगे और इस दौरे पाकिस्तान का मकसद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जारी कशीदगी को कम करना है। मगर गुज़िश्ता रोज़ और आज अफगान तालिबान की आशीर्वाद और मदद से होने वाली 2 दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तुर्क वफ़द के सामने सबूत रखेगा, एविडेंस पेश करेगा। मुज़ाकरात में एक बार फिर शमूलियत को टीटीपी और दीगर ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयों से नत्थी किया जाएगा। जुमे को नाकामी से 2-4 होने वाले मुज़ाकरात की वजह बताते हुए ज़राए का यह मानना है कि डेडलॉक की वजह सरहद पार दहशतगर्दी की निगरानी और रोकथाम के तरीक़ाकार की वजह से हुआ है। मुज़ाकरात से मुतालिक दफ्तर ख़ारजा तर्जुमान का कहना है कि अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी सरगर्म है और इसी लॉबी ने मुज़ाकरात के दौरान गैर संजीदा बयानात और इल्ज़ाम तराशी के जरिए ही माहौल ख़राब किया है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में नाकामी और पाकिस्तान में बढ़ती ख्वारिज की कार्रवाइयों के बाद इलाकाई अमन को एक बार फिर खतरा लाहक हो गया है। माहिरीन के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रखी है और अगर हालात ठीक ना होए तो चीनी इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ सकती है। अफगान रजीम के साथ ताल्लुकात में खराबी के पीछे इंडियन फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बहुत अहमियत का हामिल है। और इस वक्त अफगान तालिबान भारत के साथ ताल्लुकात में करीब और कुर्बत मजीद ला रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पर भारत को तरजीह भी दी जा रही है। अफगान तालिबान ईरान की बंदरगाहों के जरिए भारत से तजारत का ख्वाह भी हैं। साथ ही टापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर तेजी से काम जारी है, मगर पाकिस्तान को ओवरलुक किया जा रहा है इस प्रोसेस में। सिक्योरिटी माहिरीन का यह खदशा है कि अब जबकि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, अफगान तालिबान टीटीपी को मजीद माली और इंटेलिजेंस मदद फराहम करके पाकिस्तान पर मजीद हमले करवा सकते हैं, मगर इन हमलों का सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होगा।
کیونکہ چین کی پاکستان میں کل سرمایہ کاری کا حجم $65 بلین سے زیادہ ہے، جبکہ ستمبر میں مزید $8.5 بلین کے MOUs پر دستخط ہوئے ہیں۔ چینی سرمایہ کاری کو متوقع خطرے کے علاوہ افغان طالبان کے اعلیٰ عہدیداران کے پاکستان مخالف بیانات کے ساتھ ساتھ افغان طالبان سوشل میڈیا پر بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے BBC اردو کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی خبر کے مطابق طالبان نواز سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پاکستان مخالف پیغامات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ افغانستان کے جنوبی صوبے زابل میں ایک حالیہ فوجی پریڈ کے دوران چلائے گئے ایک طالبان ترانے میں یہ عہد کیا گیا کہ وہ اپنا سفید جھنڈا لاہور میں لہرائیں گے اور اسلام آباد کو جلا کر رکھ دیں گے۔ اس ویڈیو کو افغان طالبان حامی اکاؤنٹ سے بڑے پیمانے پر شیئر بھی کیا گیا۔ ساتھ ہی جنوب مشرقی صوبے خوست سے طالبان کے نائب وزیر داخلہ محمد نبی عمری کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ جس میں انہیں گریٹر افغانستان کا نقشہ وصول کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ الزامات اور پروپیگنڈے کے اس ماحول میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ٹی ٹی پی اس وقت افغانستان میں موجود ہے۔ افغان طالبان کے قائد ہیبت اللہ اخندزادہ کی بیعت کر رکھی ہے۔ اس بیعت کی وجہ سے ٹی ٹی پی ان کی پناہ میں ہے۔ اسی بیعت کی آڑ میں پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث بھی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی قابل غور ہے کہ رواں سال اپریل سے اب تک ایز وی سپیک کارروائیوں میں مارے جانے والے 267 دہشت گرد افغان نکلے۔ اب پاکستان پر مغربی سرحد سے افغان طالبان کی حمایت سے خوارج حملہ آور ہیں تو مشرقی سرحد پر بھارت جیسا دشمن پاکستان کے خلاف جنگی ماحول بنا رہا ہے۔ گزشتہ روز نیو دہلی میں میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکے میں 8 افراد ہلاک ہوئے، مگر تفتیش سے قبل ہی بھارت میں موجود بی جے پی حمایت یافتہ ایکس گروہوں نے پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی اینڈ the media was very much active in all this۔ اب بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اتر پردیش اور حیدرآباد کے مقامی افراد کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کی اپنی رپورٹس کے مطابق گرفتار کیے جانے والے افراد بھارتی شہری ہیں۔ ساتھ ہی لال قلعے کے قریب واقع میٹرو اسٹیشن پر ہونے والے دھماکے کے بعد بھارتی پولیس اور بھارتی شہری خود مان رہے ہیں کہ دھماکہ چلتی گاڑی میں ہوا اور سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے ہوا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا نے اسے پاکستان مخالف مہم میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں مودی سرکار نے فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پر الزام عائد کیا ہو۔ بی جے پی کی مودی سرکار نے اب تک کم از کم 11 فالس فلیگ آپریشنز کیے ہیں۔ نریندر مودی کے گزشتہ 11 سالوں میں اری، کارگن، پلوامہ، امرانت، پٹھان کوٹ، پارلیمنٹ، اکشردھم، پہلگام اور اب لال قلعے کے قریب گاڑی میں دھماکہ واضح کرتا ہے کہ مودی سرکار پہلے اس طرح کی کارروائیاں کرتی ہے اور پھر اس کا الزام بغیر ثبوتوں کے پاکستان پر عائد کر دیا جاتا ہے۔ اب تک بھارتی اپوزیشن بھی مودی کے جھوٹ کو بے نقاب کر رہی ہے اور بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے بھارت میں کہ ہمیں بتایا تو جائے کہ ہوا کیا ہے۔ پاکستان کو دونوں جانب سے خطرات لاحق ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین یونین سمیت متعدد ممالک نے پاکستان میں ہونے والی ان دہشت گرد کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ Are we really in a state of war؟ بات کریں گے، ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب موجود ہیں۔ آپ فارمر کور کمانڈر لاہور اور کوئٹہ رہ چکے ہیں۔ یو اسپیشلائز ان ملٹری اسٹریٹجی، نیشنل سیکیورٹی، فارمر پریزیڈنٹ NDU بھی رہ چکے ہیں۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا، پلیزر ہیونگ یو آن بورڈ۔ Are we in a state of war سر؟ ہم حالت جنگ میں ہیں؟ Absolutely, there is no doubt about it that we are in a state of war. Modern war has two major components. ایک direct military conflict ہے اور ایک indirect military conflict ہے۔ Indirect military conflict تو ختم نہیں ہوا, which is in the form of خوارج and sub-conventional forces جو who are being supported by India, of course, everybody knows it. اور اب اس میں اس کا ایک conduit افغان طالبان بھی بنے ہوئے ہیں for reasons which we can discuss that what is gone on there. جنرل صاحب، وزیر دفاع کا کہنا we are in a state of war، آپ کا بھی اس کی تصدیق کرنا، اس کے اثرات تو ہماری معیشت پہ پڑیں گے، انویسٹمنٹ پہ پڑیں گے، انٹرنیشنل انویسٹرز کے اوپر پڑیں گے۔ I mean this kind of changes the entire mood of the country at the moment. Actually دیکھیے جو دنیا کی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے they do understand that we live in an era جہاں پہ it is not just the direct wars, it is the indirect wars which are also happening. اور ڈسپائٹ دیٹ ڈپینڈز اپون کہ پاکستان اپنے آپ کو کیسے پوزیشن کرتا ہے، بیکاز دیر آر ٹو فورسز وچ آر کاؤنٹر ایکٹنگ ہیئر۔ ایک ہے فورسز آف اسٹیبلٹی جو یہاں پہ اسٹیبلٹی چاہتی ہیں، اس میں ریجنل کنٹریز ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، ایران ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، GCC ہے، اینڈ آل دوز ہو وانٹ اسٹیبلٹی ہیئر وہ ایک طرف، اور دوز ہو ڈو ناٹ وانٹ اسٹیبلٹی ہیئر فار ون ریزن اور دی ادر۔ اس میں کچھ گرینڈ اسٹریٹجک پلے بھی ہو سکتا ہے، کچھ ریجنل پلے بھی ہو سکتا ہے، کچھ ریلیجس آئیڈیولوجیکل
play of Mr. Modi and RSS. And we'll वो get भी हो to that. सकता है। We'll get to that. So, आप कह रहे हैं कि this is very much So, ये कोई news नहीं है. So जी, people know what is at it's stake not a here. news. मगर जनरल साहब, I for one मैंने बड़े अरसे बाद आज जो जाके देखा है, अल्लाह माफ कर दे सर, you know, limbs strewn everywhere, Yeah. सर गिरा हुआ, I mean it was blood everywhere. ये दारुल हुकूमत है, आपकी कचहरी है. And I've been working and reporting for over 20 years. I have covered suicide bomb blast के करीब से मैंने coverage की हुई है. So वो सारा एक ट्रॉमा वापस आना, हाउ डिड वी गेट हियर? क्या इस्लामाबाद के दिल में अटैक करना इस तरह, इज दिस, ये कोई पैगाम दिया है? डेफिनेटली जी, दे आर एस्केलेटिंग नाउ, और इसके मैसेजेस तो हमें मिल रहे थे. आई वाज लिसनिंग टू योर कॉन्वर्सेशन, इंट्रो में आप बात भी कर रही थी कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त टीटीपी बैठी हुई है, वो उन्होंने बैत की हुई है मुल्ला हैबतुल्लाह की, और आपने देखा ये जो पीछे हमारे उनके साथ मुज़ाकरात भी हुए, वो सिर्फ इस एक पॉइंट पे आके फेल हो जाते थे, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग. नजरियाती आइडियोलॉजिकल नुकसान बहुत है ना, धड़ेबंदी भी शुरू हो जाएगी. वो भी है, और भी कुछ इश्यूज़ हैं उनके आपस में, बहुत सारे मामलात हैं इस वक्त अफगान तालिबान के और फोर्सेस के, जो अफगान तालिबान को वहाँ पे नहीं देखना चाहती. आपकी असेसमेंट है कि सरपरस्ती एनी टाइम सून ख़त्म नहीं होने वाली? आई डोंट थिंक सो. सो व्हाट डू वी डू सर देन? एसेंशियली पिछले एक मिनट में यू टोल्ड मी कि हालात इतने एस्केलेट होंगे, वी वर एक्सपेक्टिंग दिस, यानी कि मजीद होंगे. हमारे मुल्क का वजीर दिफा में बता रहे हैं कि ये सिर्फ शुमाली इलाका जात की बात नहीं है, ये मुल्क के हर शहर के अंदर एक थ्रेट है विच इज़ वेरी मच देयर. दूसरी तरफ यू सेइंग कि सरपरस्ती भी ख़त्म नहीं होने वाली. व्हाट डू वी डू? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस बहुत सारी हैं. इसमें वो सारी ऑप्शन तो शायद मैं यहाँ पे टेबल पे नहीं रख सकता, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, विच इज़ नेचुरल, इट इज़ नॉट इंस्टिगेटेड बाय एनीबडी, बिकॉज अफ़गानिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत से नाखुश हैं, एंड फॉर राइट रीजंस. और वो बहुत सारे लोग हैं, उसमें पश्तून्स भी हैं, उसमें आम अवाम भी हैं. ये तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा वहाँ पे, बिकॉज पीपल कैन नॉट कंटिन्यू टू लिव लाइक दिस, उनको अपनी सोशो इकोनॉमिक वेलबींग चाहिए. फिर और बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त एक्टिवली रेजिस्ट करना शुरू हो गए हैं. आप कह रहे हैं अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत कमजोर है? जी, ये there is a power struggle going on there. There is a power struggle going on there, and there is a natural transformation that is taking place. और eventually जो भी अफगान तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा अपनी जगह पे, सोशल मीडिया, वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ पोस्ट ट्रूथ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन whatever they are doing, it is not in the interest of Afghanistan and not in the interest of long-term interest okay, of the but people खाक of में बधान Afghanistan. अल्लाह ना करे, अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी बड़ी मुतहर्रिक और एक्टिव है उधर इस अबूरी हुकूमत के अंदर, एंड यू सीइंग दैट एवरीवेयर, वेदर इट्स मतकी का भारत का विजिट या उधर के एलामिये, पोस्चरिंग, एवरीथिंग. और ये 3 नाकाम जो नशिस्तें लगी हैं हमारी, गॉड फॉरबिड अगर वो हावी हो गए या मजीद स्ट्रेंथन हो गए, व्हाट आर वी डूइंग अबाउट दैट? आई मीन मेरा नहीं ख्याल, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. दे हैव रीच्ड अ पोजीशन जहाँ पे दे हैव रीच्ड द ज़ेनिथ ऑफ देयर पावर, अफगान तालिबान. अब और बहुत सारी फोर्सेस हैं हु आर फीलिंग लेफ्ट आउट ऑफ गवर्नेंस. देखिए, आज तक उन्होंने लोया जिरगा नहीं किया, नहीं बिठाया. लोया जिरगा इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल बॉडी जो विच कम्स टुगेदर. एब्सोल्यूट. हमारी रिलीजियस डिप्लोमेसी भी तो बेसूद रही है ना सर, हमने भी वो कोशिश की है. लेकिन बट यू आर होपिंग, आपकी उम्मीद है या खबर है कि अब इस पावर स्ट्रगल में पाकिस्तान मुखालिफ? मैं खबर नहीं दे रहा, मैं अपनी असेसमेंट है. आई एम गिविंग यू एन असेसमेंट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट, एंड यू रीड अप ऑन इट, आई एम श्योर. एब्सोल्युटली. तो मैं ये देख रहा हूँ कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग फॉर अफगान तालिबान. दे आर गोइंग टू फाइंड देमसेल्व्स इन अ लॉट ऑफ ट्रबल विद इन अफगानिस्तान. और ये पॉलिसी फेलियर की पॉलिसी, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं. इकोनॉमिक भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, बाकी भी हैं. दूसरा देखिए कि कौन से लोग हैं, कौन से मुल्क हैं जो यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं, और अफगानिस्तान के लोगों को उसका फ़ायदा होना है इवेंचुअली इफ इट इज़ स्टेबल, पीसफुल विद इन एंड विदाउट. तो वो इर्द गिर्द के सारे ममालिक स्टेबिलिटी चाहते हैं. देयर माइट बी सम फोर्सेस जो यहाँ पे वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं चाहती फॉर वन रीज़न और द अदर रीज़न. इंडियंस का कुछ और रीज़न हो सकता है, किसी और का कुछ और रीज़न हो सकता है, किसी ने चाइना कंटेनमेंट खेलनी है, किसी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है. ये सारे शॉर्ट टर्म गेम है. दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी तेज़ी से हो रही है. नाउ द पावर इज शिफ्टिंग टू ग्लोबल साउथ. तो ये सारे मुल्क जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं. दे आर गोइंग टू ब्रिंग देयर इन्फ्लुएंस इनटू दिस सिचुएशन. कोई नहीं चाहता कि ये रीजन डिस्टेबलाइज हो. इसमें बहुत सारों का नुकसान है, सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है. सेकेंडली, अफगान तालिबान मस्ट ऑल्सो रियलाइज हुकूमत के अंदर रह के लड़ना और हुकूमत से बाहर रह के लड़ने में बहुत फ़र्क है. जिम्मेदारी का बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ पे.
So this is a strategy which cannot continue for too long. They will have to come to terms with it. किसी जगह पे उन्हें इसको आके यहाँ तो मैनेज करना है. सो ये सब कुछ हम भी और हमारे दोस्त ममालिक भी जो है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एज ऑफ राइट नाउ हमने देखा है कि हम लोगों ने दोस्त ममालिक ने किरदार अदा किया. इज़ इट टाइम कि हम OIC के प्लेटफॉर्म से भी इंगेजमेंट करें? तमाम मुस्लिम ममालिक का वो प्रेशर है. सऊदी अरब ऑल्सो हैज़ बीन इंगेजिंग बैक चैनल, मगर क्या कोई ज़्यादा आगे बढ़ के रोल? मेरा ये ख्याल है कि वाइल दिस इज़ अ गुड आइडिया, ये आइडिया अच्छा है कि वहाँ से भी जो द कंट्रीज़ जिनका इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर वो और इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर सकते हैं. लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं एंड इंक्लूडिंग चाइना, एब्सोल्युटली चाइना की इन्वेस्टमेंट का भी हम बता रहे थे. इन्वेस्टमेंट है, बाकी चीज़ें हैं, और वो दे कैन ब्रिंग टू बेयर अ लॉट ऑफ प्रेशर वहाँ पे, क्योंकि इंस्टेबिलिटी उनको बिल्कुल सूट नहीं करती और ये शॉर्ट टर्म अफेयर है जिसको किसी तरीके से ख़त्म होना है. सो इन द मीन टाइम आप मजीद एस्केलेशन देखेंगे दहशतगर्दी? देखिए, पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऑप्शंस है. पाकिस्तान हैज़ ऑप्शंस विच आर इन द इंटेलिजेंस रियल में हैं, कुछ मिलिट्री रियल में हैं, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तो हैं ही हैं. तो पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. सर, कन्वेंशनल किनेटिक एक्शन तो हम सिर्फ नहीं कर सकते ना इस सूरत हाल के अंदर, गिवन द रियलिटी. इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. कन्वेंशनल एक्शन, या वंस वी फाइंड आउट कि ये अटैक्स कहाँ से आए, वो कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हु मास्टरमाइंडेड दीज. मैं आपको सिर्फ इसकी बता देता हूँ, जो वाना में कैडेट कॉलेज में इस वक्त एक ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहा है, तो उसके लिंकेजेस, बिकॉज देवर टेलीफोन कॉल्स मेड एंड ऑल दैट, उसके लिंकेजेस आर बैक देयर इन अफगानिस्तान. बाय नाउ माय असेसमेंट एंड एक्सपीरियंस टेल्स मी दैट पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वुड हैव पिन पॉइंटेड द लोकेशंस फ्रॉम वेयर these conversations were being generated. अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस के थ्रू ये डिसीजन है ऑफ द पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप दैट दे वांट टू इसको शेयर करना है कि नहीं? जी, इसको शेयर करना है, नहीं करना, किस तरह से. हमारी ज़राए बता रहे थे कि तुर्किया जो अपना आला सतही वफ्द भेज रहे हैं उनके सामने भी हम रखना चाहें. आई मीन लेड इट आउट क्वाइट बेयर, दीगर ममालिक के सामने भी. सो आई थिंक कि इसी को वी विल बी प्रोबेबली पुटिंग इट फॉरवर्ड. वी विल पुट इट सामने, तो सबके रखेंगे, एवरीबडी. बट मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान नाउ हैज़ ऑप्शंस कि हम वहाँ पे जाके अटैक करें. कैन वी स्ट्राइक, डू वी वांट टू स्ट्राइक? दिस इज़ अ डिसीजन दैट द पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स विल हैव टू मेक, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके इफेक्ट सारे देखने होंगे. फिर ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं चल रही ना, इसके साथ एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, कुछ और फोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस के कुछ एक्शंस हैं विच आर हैपनिंग एट द मोमेंट, विच आर नॉट नोन राइट नाउ, बट दे आर हैपनिंग. So all that is going to put a kind of pressure in Kabul, which will be felt. You'll see it in coming weeks. Acha. It's a matter of days now. It's not too far. It is weeks, maybe few months. You will start to see the. हमने माजी में गुरेज किया है from direct attacks और अब हम देख रहे हैं कि जब हमें उसकी बड़ी माकूल वजह है उसकी. अब करने की माकूल वजह है, ना करने की भी माकूल वजह थी, और करने की भी है. मैं जी, करना तो ज़ाहिर है आपकी नेशनल सिक्योरिटी को जब कोई थ्रेटन करता है, जब आप लिंकेजेस आपको वहाँ से मिलते हैं, तो यू हैव टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, प्रोपोर्शनेट एक्शन टू एलिमिनेट दैट थ्रेट. लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो अफगानिस्तान के लिए इज़ डिफरेंट, और वो आज से नहीं, वो हमेशा से और रहेगा. एनी एडमिनिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान में हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या स्ट्रेटिजिक कम्युनिटी हो, ऑब्जेक्टिव ये है कि पीसफुल, स्टेबल अफगानिस्तान विच इज़ एट पीस विद इन एंड पीस विदाउट. देखिए, हमने जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी आज से चंद साल पहले, उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पिलर था, दैट वाज कि हमने कोऑपरेटिव जियो इकोनॉमिक्स को लेके आना है इनटू जियो पॉलिटिक्स. हमने सिर्फ जियो पॉलिटिक्स नहीं खेलनी या मैकियावेलियन जियो इकोनॉमिक्स नहीं खेलनी ऑफ प्रेशर एंड दिस दैट. सो उसके लिए अफगानिस्तान इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों के लिए ज़रूरी है दैट इट गोज़ पीसफुल, और यहाँ से फिर कनेक्टिविटी भी हो, बिजनेस भी हो, ट्रेड भी हो, इकोनॉमिक डिविडेंड्स भी हो. आपने मुझे बताया कि दारुल हुकूमत में हमला एक मैसेजिंग है, दिस एस्केलेशन जो है इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था. व्हाट अबाउट कैडेट कॉलेज वाना? व्हाई, क्यों? That I will really, I'm really at loss to understand that why would somebody do this. शायद वो ये बताना चाह रहे थे, मैसेजिंग ये थी टू द पीपल दैट द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द राइट टू manage a cadet college there, which is actually working against the people of Wana. So therefore mistakes do happen. All that हर चीज़ strategy के मुताबिक नहीं चल रही होती. कई दफ़ा जिस तरह के zealots फेर रहे होते हैं, hired guns are most of them, because it has been a business. आप अभी बात कर रहे थे कि 266 Afghan citizens were involved in such attacks. आप ये देखिए ना, जब से
ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی, ایک ٹرانزیشن ہوئی طالبان ٹوکو, تو بہت سارا جو لو لیول فائٹر تھا وہ فارغ ہو گیا. لاسٹ کوشچن کوئکلی بفور آئی تھینک یو. یہ کیسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہم لوگوں نے اپنی پوری آرم فورسز کا اسٹرکچر تبدیل کر دیا ہے. ٹوڈے وی ہیو CDF, یعنی کہ ایک ڈیفینس فورس کا چیف ہے ہمارا جو آپریشنلی تمام ہر چیز کو یو نو دیکھ رہے ہیں, ایک ساتھ ملا کے دیکھ رہے ہیں. ول دیٹ ہیلپ ود آل دس؟ ہمیں کیا اس کے ڈائریکٹ امیجیٹ اور اثرات نظر آئیں گے, امپیکٹ ان ٹرمز آف نیشنل سیکورٹی, ملٹری اسٹریٹجی, ڈیفینس کیپیبلٹی کے علاوہ ڈائریکٹ؟ اٹ ول ٹیک اے بٹ آف اے ٹائم, کیونکہ ہر چیز کو ایوالو ہوتے تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اور یہ جو یونیفائڈ رسپانس کی کیپیبلٹی ہے, اٹس ناٹ اونلی اگینسٹ اے کنونشنل تھریٹ جو بڑھے گی ہماری اگینسٹ انڈیا. یہ ہماری کیپیبلٹی, کیونکہ دیکھیں جب ہمارا سب کنونشنل کانفلکٹ ہے تو اس میں اس کے اندر ہمارے ایک بالکل سویلین کمپوننٹ ہے جو سول ایڈمنسٹریشن ہے, پھر آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پھر آپ کی سول آرم فورسز ہیں, then you have armed forces which includes the army, at times air force is also required, naval coastal areas میں نیوی, کوسٹ گارڈ. تو یہ سب ایک کوہیسو ہول کی طرح آپریٹ کریں گے. بٹ اس سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے, یہ تو ہوگا ایونچولی اٹ ول ہیپن, اینڈ اس کے افیکٹس بھی نظر آئیں گے. our deterrence against a sub conventional conflict will also improve over a period of time. لیکن اس سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ اس وقت یہ ہے that the nation has to come together. All political groups, parties will have to come together to understand that this is a threat which Pakistan has to need as one unified country and people. If that happens, which it will, inshallah, it is happening gradually, تو پھر you will be able to, you're a very resilient nation, alhamdulillah. الحمدللہ. یہ سارا کچھ دیکھ کے اور ہماری اپنی تبدیلیاں بھی دیکھ کے ادھر ود ان دا آرمی ایز ویل, آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ول بی ڈوئنگ اے ویری کلوز اسٹڈی کہیں؟ They're already doing a very close study. It is in the nature of the things. دیکھیں جو دو ملٹریز ہیں ہم, should they be worried? They are already worried. Oh, they already were. Absolutely. Should they be more worried? کیونکہ chances of another conflict بھی آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں. Of course I'm seeing that because rationality of deterrence though has fallen apart with this ideological religious gang of RSS ruling India. مشقیں بھی کل ہی غالباً ختم ہوئی ہیں. جی, تو وہ جس طرح کی ان کی سوچ ہے اور وہ ہر چیز کو انٹرنل پالیٹکس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, اب تو تھوڑا سا ان کا سروائیول کا بھی ایشو ہے. ایبسولوٹلی. سو اب جب بہار الیکشن کے بعد اب سروائیول کے ایشو میں irrationalities can be expected, and I'm sure people out there at the military know about it and they're absolutely prepared. And you're sure they're sweating? I know. تھینک یو لیفٹیننٹ جنرل صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. اسلام آباد اور وانا میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات کے پیش نظر 27ویں آئینی ترمیم کی قومی اسمبلی سے منظوری اب کل لی جائے گی. وزیر قانون نے آج آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کرتے ہوئے آئین میں کی گئی ترامیم کی وضاحت دی. عدالت کے سو موٹو اختیارات کے خاتمے کی وضاحت دیتے ہوئے وزیر قانون کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں از خود نوٹسز کا بے جا استعمال کیا گیا اور معمولی باتوں پر بھی سو موٹو نوٹسز لے کر وزرائے اعظم کو گھر بھیج دیا گیا. ایک اختیار جو کہ دنیا کی بہت ساری جورسڈکشنز میں نہیں ہے, جسے ہم سو موٹو کہتے ہیں اور جسے سن کے اچھے خاصے لوگ جو ہیں ان کے پسینے جاری ہو جاتے ہیں کہ اس سو موٹو کی نظر کبھی کوئی وزیر اعظم ہو گیا, کبھی کوئی سرکاری ملازم ہو گیا, کبھی ملک کی معاشی نظام ہی بٹھا دیا اس سو موٹو نے. تو جناب اسپیکر, جو سو موٹو کا اختیار ہے آئینی عدالت کا, وہ سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے اسے ختم کیا گیا ہے. اپروپریٹ اپلیکیشن کے اوپر درخواست آئے, کورٹ سیٹسفائی کرے کہ یہ جو کرائیٹیریا ہے 184(3) میں, یعنی کہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس بھی ہو مسئلہ سامنے آپ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عوامی پبلک امپورٹنس کا بھی میٹر ہو, کسی فرد واحد کو گرل کرنے کے لیے یہ استعمال نہیں ہوگا. وزیر قانون نے ججز تبادلے کے حوالے سے آرٹیکل 200 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ وضاحت بھی دی کہ آرٹیکل 200 میں ترمیم کر کے ججز تبادلے کا اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دے دیا گیا ہے اور جج کے انکار پر جوڈیشل کمیشن جج کو طلب کر کے انکار کی وجہ پوچھے گا.
आर्टिकल 200 में तरमीम करके जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे, जिसमें 5 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आईनी अदालत से होंगे, तो वो जुडिशल कमीशन जो जजेस को अपॉइंट कर सकता है, जो जजेस की कंफर्मेशन पे फैसला कर सकता है कि इन्होंने मुस्तकिल होना है या नहीं, उसी कमीशन को ये इख्तियार दिया गया कि वो कमीशन तबादला करे। उस तबादले के बाद अगर जज साहब इनकार करते हैं कि मैंने सिंध की बजाय बलूचिस्तान की बजाय लाहौर में नहीं काम करना, तो फिर वो रिटायर तसव्वुर होंगे। फैसला हो जाने के बाद अगर उस पर अमल दरामद में जज साहब इनकार करते हैं, तो आर्टिकल 209 के तहत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, तो फिर ये मामला वहाँ पे जाएगा। वो एग्जामिन करेंगे कि आया जो जज ट्रांसफ़र हुए हैं उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है या वो दुरुस्त नहीं है, और उस सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आजम नज़ीर तारड़ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर जुडिशल कमीशन की हैयत, आईनी बेंच के सरबराह और चीफ जस्टिस के इख्तियारात का भी बड़ी वजाहत के साथ अहाता किया। जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, क्योंकि वो सीनियर हैं इन रैंक, तो वही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं, वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं। फैसला इसके मुताबिक ये है कि जो दीगर जिन जगहों पे भी वो सरबराही कर रहे हैं, उसके सरबराह मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब भी रहेंगे। और आइन में ये तजवीज़ कर दिया गया है कि आइंदा के लिए इन दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस साहिबान में से जो सीनियर होगा तो वो उसकी सरबराही किया करेंगे। 5 रुकनी जो जजेस का जो पैनल होगा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और दोनों अदालतों के सीनियर प्यूनी उसके रुकन होंगे। 5वें जज साहब का इंतखाब वो दोनों चीफ जस्टिस साहिबान रजामंदी से करेंगे। अगर नॉमिनेशन नहीं हो सकती तो उस सूरत में मामला कमीशन को सौंपा जाएगा, वो नॉमिनेट कर देंगे। और जो ये इबहाम पैदा किया जा रहा है कि इनमें से सीनियर चीफ जस्टिस कौन होंगे, उसको भी यहाँ पे देखा गया है और उसका हल दिया गया है। मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस या अफरीदी साहब जो हैं, वो ही इन जो आइनी कमीशंस हैं, इदारे हैं, उनकी सरबराही करेंगे। तफसीली इस वजाहत के बावजूद मगर अपोजिशन जमातों ने आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए एहतजाज किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देने की तरमीम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में सदर को लाइफ टाइम इम्यूनिटी हासिल नहीं है। अगर आसिफ अली जरदारी बेकसूर हैं तो अदालतों में जाकर बताएं। दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? बताएं, आपके 15 सदर गुजर गए, कौन सा सदर है जिसके पास समन जा चुका है? कानून के सामने जवाबदेह होने ही कानून की बालादस्ती है। हम इनको कानून के कठेरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। कल भी अपोजिशन की जानिब से सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना को हत्वे तनकीद बनाए जाने पर राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया और तहरीक इंसाफ को आइन शिकन पार्टी करार दिया। आप तो आइन शिकन लोग हैं, आप किस तरह हमें कह सकते हैं? हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन की हिफाजत करने वाले हैं और आइन पर चलने वाले हैं। आप पाकिस्तान के दफा के दुश्मन लोग हैं। आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ गलत बातें इस्तेमाल करते हैं। आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं। आप वही बोली बोलते हैं जो हिंदुस्तान बोलता है पाकिस्तान की फौज के बारे में। अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा। आपने इमरान के लिए क्या किया है? कुछ किया है? क्या किया है? आपने उसको अंदर करा दिया। वो बेचारा गैर सियासी आदमी था। आप जैसे जिसके साथी हों उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। सच्ची बात, आप चाहते हैं कि वो अंदर ही रहे, उसको गालियां पड़े, वो जलील हो, इसलिए आप ये सारी हरकतें करते हैं। अपोजिशन ने आईनी तरमीम के वोटिंग अमल में हिस्सा न लेने का ऐलान कर रखा है, लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्टी को हदायत जारी कर दी हैं कि नेशनल असेंबली में आईनी तरमीम के खिलाफ वोट दिया जाए। वाज़ेह रहे कि सेनेट में बासानी ना सिर्फ वोट पास हुआ बल्कि अपोजिशन की किसी भी जमात ने बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया। जबकि लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम को एक शहरी की जानिब से चैलेंज करते हुए अदालत से इस्तदा की गई है कि आईनी तरमीम आइन की बुनियादी साख से मुतसादिम है, इसे कलअदम करार दिया जाए। 27वीं आईनी तरमीम ने वफाकी दारुल हुकूमत में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। ऐवान ज़ीरी और ऐवान बाला दोनों हाउसेस की रौनकें बहाल हुई हैं और सेनेट से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली से भी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम की मंजूरी दरकार है। आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए 224 वोट चाहिए होंगे और हुकूमती इत्तेहाद के पास 236 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। इस तरह हुकूमत कौमी असम्बली से भी आईनी तरमीम पास कराने में कामयाब दिखाई देगी।
عام تاثر یہی تھا کہ آج ہی کے دن قومی اسمبلی سے آئینی ترمیم پاس ہو جائے، مگر دہشت گردی کے اندوناک واقعات کی وجہ سے اب اس معاملے کو کل پر رکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ماہر قانون اشتر اوصاف صاحب موجود ہیں۔ اشتر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کو بڑے پیمانے پر عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور 150 سے زائد سول سوسائٹی اور لیگل فریٹرنٹی نے پیپرز لکھنا شروع کر دیے ہیں، خط لکھنا شروع کر دیے ہیں اس کے خلاف۔ متنبع کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو درمیان میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کے تابع نہیں رکھا جا سکتا، جس کے پہلے چیف جج کا تقرر بھی بھارا ایگزیکٹو کر رہا ہوگا، اور پھر اس چیف جسٹس کو اپنی باقی عدالتوں کو منتخب کرنے کی اجازت دینا۔ کیا عدلیہ میں پہلے ہی جو ڈیوائیڈ تھا وہ آپ کو زیادہ گہرا ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہا؟ میں بہت معترض ہوتا اس بات کا کہ عدلیہ کی آزادی کو آپ نے صرف اور صرف محدود کر دیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک۔ اصل عدلیہ جو ہے وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تو نہیں، وہ تو ایپلیٹ کورٹس ہیں یا جوڈیشل ریویو دیکھتے ہیں۔ کورٹ جو ہے جس کے ساتھ روز چاروں صوبوں میں، آئی سی ٹی میں اور باقی جگہوں پہ جس کا عام آدمی ہوتا ہے، وہ تو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، اس پہ تو کوئی توجہ نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ اس کی آزادی جو ہے کیا وہ منسلک نہیں ہے اس کے انفراسٹرکچر سے، یا اس کی جس طریقے سے ان کو منتخب کیا جاتا ہے یا جس طریقے سے ان کی ٹرمز کی جاتی ہیں، کیا ان کی ٹرانسفر وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ سر، سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ فرام سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اپنے ہی برادر ججز کے تابع ہونا اپنے فیصلوں کے لیے، وہ بھی ایک پریشر ہے آزادانہ فیصلوں کے حوالے سے، لیکن آپ نے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بات کی تو حکومت ریفارم کا فوکس پھر ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے کیوں نہیں کر رہی؟ ملٹیپلسٹی آف سپریم کورٹس تو شاید پھر جواب نہیں ہے نا، یا سولوشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ چاہے اسامیاں پر کرنے کی بات ہو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر، یا کیس مینجمنٹ تگڑا کرنے کی بات ہو، یا آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشنز انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی بات ہو، ڈیٹا ڈریون احتساب کی بات ہو، یہ سارے کام تو نہیں ہو رہے نا سر۔ یہاں تو سپریم کورٹ کی ایک متفقہ، ایک سولیڈیفائڈ، یونیفائڈ ایک اتھارٹی کو ختم کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر۔ سو اس کے اصل دائرہ اختیار سے سپریم کورٹ جب محروم ہوئے گی، ہائی کورٹس کے اختیارات کو بھی محدود کر دیا جائے گا۔ ایگزیکٹو ایڈوائس کے تحت مقرر کردہ نیا ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ عمل میں آئے گا، اور اس کی ہائیلی پولیٹیسائزڈ انوائرمنٹ ایز ٹوڈے وہ تشکیل پائے گا، تو آپ کو نہیں لگتا دفعات عدلیہ کے اتحاد میں مزید خلل ڈالیں گی؟ یہ دیکھیے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بات میں اور آپ کر رہے ہیں، اپوزیشن کیوں نہیں کرتی؟ وائی ڈونٹ دے سے کہ جی آپ توجہ وہاں دیجیے، آپ کہاں پہ لگے ہوئے ہیں؟ They are not saying that. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ nobody is saying that. اب آپ کی بات کہ یہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہے، نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس بے شمار اختیارات ہیں، وہ ایپلیٹ کورٹ بھی ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے، وہ ریویو کورٹ بھی ہے، وہ سروس ٹرائبیونل کے فیصلے بھی کو بھی ان کی اپیلیں بھی سنتی ہے، وہ لینڈ ایکوزیشن کے معاملات بھی دیکھتے ہیں، وہ مرڈر کے معاملات بھی دیکھتے ہیں، وہ بیل بھی دیکھتے ہیں، وہ نیب کے کیسز بھی دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے تو ایک امیلگم سا ہو گیا ہوا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے، اس میں ججز لگا دیے جائیں جن کو اپوزیشن پسند کرتی ہے، تو وہ اس کو قبول کر لیں گے ضرور۔ وہ کہیں گے جی اصل اعتراض پتہ کیا ہے کہ آپ فلاں کو لگا رہے ہیں، فلاں کو نہیں لگا رہے، یہ اعتراض ہے۔ میں کہوں گا 27ویں ترمیم سے بھی آپ وہاں تک نہیں پہنچ رہے جہاں تک آپ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ فیڈرل لاز کی کورٹس الگ بنائیں اور پروونشل لاز کی کورٹس جو ہیں وہ پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہیں، تو مگر اشتر صاحب اگر 27ویں سے بھی وہاں نہیں پہنچ رہے، but the fact remains کہ سسٹم کی ایک سخت تو ہونی چاہیے، ڈائجسٹو کیپیسٹی تو ہونی چاہیے اس طرح کی اہم ترین ترمیم کے حوالے سے کہ جدھر کوئی بھی میننگ فل انگیجمنٹ نہ ہوئی ہو لیڈنگ اپ ٹو دس۔ اب اسینشلی سپریم کورٹ تو ایپلیٹ کورٹ رہ جائے گا نا سر۔ سو ہمارا پورا سسٹم ہی سیپریشن آف پاورز پہ کھڑا ہے، پاکستان کا پورا نظام برطانیہ کے کامن لا ٹریڈیشن سے ابھرا ہے۔ سو جہاں سپریم کورٹ ہر معاملے پر جورسڈکشن رکھتا ہے، آئینی، کرمنل، سول، سو آن اینڈ سو فورتھ، اینڈ سچ از دا کیس ان جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، امریکہ، ایوری ویئر، سب کے سب ایک ہی سپریم کورٹ رکھتے ہیں، تو ہمارے یہاں اتنی انوکھی بات کیا ہے کہ ہمیں دو رکھنی ہے؟ نو نمبر ون،
There has to be an appellate. अपीलें भी किसी ने सुननी है तो इनके नहीं सुननी, तो अपील सुनने के लिए भी तो कोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? और आपको, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू सुनने के लिए कोर्ट चाहिए, मैं कह रहा हूं कि आपको फेडरल मामलात के लिए अलग कोर्ट चाहिए, प्रोविंशियल मामलात के लिए आपके पास हाई कोर्ट्स हैं, और हाई कोर्ट से अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, कोई मोतरज नहीं हो सकता उसके ऊपर, because you will be hearing matters relating to all those issues which arise from a particular set of laws. And then मुझे बताइए, आपके पास इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल नहीं होते? बाकी कोर्ट्स की नहीं वो सुनती? Why do you have specialist courts? कंपटीशन कमीशन क्यों है? आपके पास जो है कस्टम ट्राइब्यूनल्स क्यों हैं? कलेक्टर्स जो हैं वो सुनते कि नहीं? मुझे बताएं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में क्या जजेस बैठे होते हैं? नहीं, वहां पे तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स होते हैं जो फैसले करते हैं, और फैसले किसके करते हैं? वो फैसले करते हैं जमीन के, ये सारे इश्यूज जो हैं, और वहीं से सारे चलता है. सो इट इज, देखिए, वक्त के साथ आपने चलना है. क्या सारे डॉक्टर्स दिल का भी इलाज कर लेंगे और आंखों का भी कर लेंगे? नहीं ना. और हमारे मुल्क में जब आपने ये देख लिया कि जब सुप्रीम कोर्ट में सारे केसेस सुने जा रहे हैं, तभी तो इतनी कंफ्यूजन होती है. बिकॉज एक साहब जिनका सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल साइड का तजुर्बा है, वो जब बैठ रहे होते हैं एंड ही इज लुकिंग एट ए मैटर रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, वो क्या उसके अंदर अपनी वो पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं? नहीं, अशरफ रसाल साहब, सो आपको मैं ये अखज़ कर रही हूँ कि बॉटम अप यानी कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से ना इस्लाहात का आगाज़ करना, ये भी आपको समझ आ रहा है, लेकिन फिर ये बताइए कि वज़ीर आज़म कैसे ये फैसला करेंगे कि हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट? मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा आइनी जो माहिर है वो कौन है, और कौन एपेलेट कोर्ट के लिए मौजू है? याद रखिए, जो हैंड पिक्ड जजेस थे, उन्होंने ही उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनको हैंड पिक किया फैसले दिए. हिस्ट्री आपके सामने है. हैंड पिक्ड ऑफिसर्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर ने कू किया कि नहीं किया? सो जो लग जाते हैं वो मरहून मिन्नत नहीं होते, वो अपनी ओहदे के तकाजे के मुताबिक फैसले करते हैं. और इंडिपेंडेंस लगाने वाले की मरहून मिन्नत नहीं है. इंडिपेंडेंस आपके अपने अंदर होती है. इंडिपेंडेंस जो है वो अपने ज़ाती प्रेजुडिसेस, अपने ज़ाती नापसंद और पसंद से अलहदा हो के काम करने का नाम है. और उसको इंश्योर करने का काम इस तरह आप हासिल करेंगे जब उनका रिमूवल जो है वो अपने पीयर से करें. मैंने हिंदुस्तान में भी पीयर्स नहीं रिमूव करते. इंडिया यानी अमेरिका में, इंग्लैंड में, इट इज नॉट the peers who remove. रिमूवल जो है हमारे मुल्क में एक यूनिक बात है कि रिमूवल इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पेयर. फरमाइएगा सर कि क्या एक नई आईनी तरमीम पास की जा सकती है कि जबकि एक पहली वाली तरमीम की सेहत, दुरुस्तगी, वैलिडिटी, असरात, तमाम तर चीज़ें चैलेंज हों, 26वीं आईनी तरमीम बकौल इसहाक डार साहब हजम ही नहीं हुई और आप 27वीं ला रहे हैं? हाउ डज दैट बेनिफिट दिस सिस्टम एट दिस टाइम, या द कैपेसिटी टू इवन एब्जॉर्ब दिस अमेंडमेंट, सो टू से? सो आईनी तरमीम 230 आइन में लिखा है कि आईनी तरमीम जो है वो कभी भी लाई जा सकती है, किसी चीज पे भी लाई जा सकती है, और इसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता. यह आइन का अपना तकाजा है. अगर कोई केस पेंडिंग है 26वीं तरमीम के मुताबिक, तो 27वीं तरमीम अगर उसके अंदर कोई करेक्शंस कर रही है तो वो केस जो है वो इन्फ्रक्शंस हो जाएगा. अब मामला जो है वो 27वीं तरमीम की तरफ चल, अनलेस 26वीं तरमीम की कुछ ऐसी चीज, अनलेस 26वीं तरमीम की कोई ऐसी चीजें हैं जिनको 27वीं तरमीम ने चेंज नहीं किया, then the case will remain pending. सर मैं वो निकाल के भी लाऊंगी फैसला, बिकॉज द फैक्ट मीन सर कि हमारे यहाँ तो अगर आप एक स्टेट ऑर्गन को उसकी हैयत बदल रहे हो और हाउ इट वर्क्स, तो बुनियादी आइनी ढांचा बदलने के मुतरादिफ है ना. उस इदारे की इंडिपेंडेंस को टैम्पर करने के हवाले से, तो इस हवाले से तो बहुत से, सर आप सीनियर तरीन जज हैं, बहुत से ऐसे फैसले आए हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट इन आसमा जिलानी केस, जफर अली शाह केस, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी केस, लॉट
سو ٹو سے کہ جس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے ان دا نیم آف لیجسلیشن شاید نہ یہ کام کر سکے. سو دا فیکٹ از اٹ از اے ڈیبیٹ رائٹ. عدلیہ کو اس حوالے سے انگیج کرنا فارملی میننگ فلی آپ کے نزدیک کتنا ضروری ہے یا تھا؟ عدلیہ سے بہتر کون سمجھے گا کہ وہاں پہ قباحتیں کیا ہیں, لیکن عدلیہ نے آج تک مجھے کوئی نظر نہیں آیا کہ اپنے کسی ورڈکٹ میں یہ کہا ہو. یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جی آپ قانون سازی کر لیں وردی کے متعلق, یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ آپ قانون سازی کر لیں محتسب کے معاملے میں, یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ. کبھی کہا ہے کہ دیکھیے ہم نے نوٹس کیا کہ ہم نے یہ نوٹس لیا ہے کہ جی پرابلم آ رہی ہے ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر, اس کو اس طریقے سے ایفیشینٹلی ایڈریس کریں. نہیں کیا, ناٹ ون. اور آئی تھنک واٹ سارا کا سارا جو انٹرسٹ ہے نا ابھی تک وہ رہا ہے کہ امالومنٹس کتنے ہونے چاہیے, پینشن کے معاملات کیا ہیں, گاڑیاں کتنی ملنی چاہیے. اور انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے کہ ساری توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف آن دیٹ ٹیمپل آف جسٹس پہ ہے. جہاں پہ لوگوں کو جسٹس ملنا ہے اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں. تو یس, جب آپ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں اس میں انفارمل مشاورت ضرور ہوتی ہے, یہ مجھے پتہ ہے اس بات کا, اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی. اس میں کوئی ججز کمپرومائز نہیں ہو جاتے اگر وہ مشورہ دیتے ہیں یا ان کو اپروچ کیا جاتا ہے مشورے کے لیے. سو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب سر یہ کیوں نہیں ہو رہی اینڈ وائی ڈنٹ پیپل لائک یو پش فار دس؟ عدلیہ کے اندر سے بین الاقوامی سٹینڈرڈز, کنونشنز, میگنا کارٹاز کوٹ ہو رہے ہیں کہ انگیج کرنا ہمیں کتنا ضروری ہے. ایک جو پش بیک ہے, ریزنٹمنٹ ہے, وہ اٹھ کے سامنے آ رہی ہے خط و خطابت کے ذریعے. تو یہ کیوں نہیں کیا پش تھرو سر؟ چٹھیاں جو لکھی جاتی ہیں وہ چٹھیاں جو ہیں وہ پہلے بھی لکھی جا سکتی تھی. یہ چٹھیاں جو ہیں یہ بعد میں لکھنا جو ہے, آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ. میں اس لیے زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا, بس یہ کہوں گا کہ جب بھی کسی کو موقع ملتا ہے کسی چیز کو بہتر کرنے کا, اس کو اسی وقت کر دینا چاہیے, اور بعد میں ماضی کو یاد کر کے اس کے اندر ریفارمز کی بات جو ہے وہ بات کی باتیں ہیں. لیکن آئی سی نو ہارم, اور یہ میں تو کہوں گا پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ بار کو کہ وہ اس کے اوپر ایک کنونشن بلائیں. وہ میں کہوں گا کہ تمام کے تمام بار ایسوسیشن اس کے اوپر بیٹھیں اور اس کے اوپر بات کریں. بہت اچھی بات. اور ارشد صاحب فرمائیے گا کہ اس ترمیم کو جوڈیشری کے حوالے سے ایک سیاسی ڈیوائس کے طور پر دیکھا جانا کہ یہ کنٹرول کرنے کی ایک کوشش ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آئیڈیلی کیا یحییٰ افریدی صاحب کو بطور چیف جسٹس اعتماد میں لینا چاہیے تھا اپنے برادر ججز کو؟ یس, ان سب باتوں کو غور کرنا چاہیے. I tell you, if I know Mr. Yahya Afridi, I think I do. He's a very affable person. وہ تو بار ایسوسیشن میں بھی چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. آئی ایم شیور پرابلم جو مجھے نظر آ رہی وہ ہے ذاتی پسند اور ناپسند کی. جب ذاتی پسند اور ناپسند اور آپس میں کمپٹیشن یہ پبلک میں آ جاتا ہے تو پھر جو آپ کی بات ہے نا وہ ٹینٹ ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں کی ہیں مجھے بھی اس کا جو ہے احساس ہے, اور وہ ویلڈ باتیں بھی ہیں. کچھ ان میں اتنی وزن نہیں رکھتی, اس کے لیے میں بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن ہمیں اس سارے معاملے میں مل کے, میں پھر سے کہوں گا, بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یہ خرابی آ رہی ہے, ہم یہ کہیں کہ یہ خرابی کو اس طریقے سے آ جائے گی. اور اس کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل ماہر قانون و انصاف اشتر اوصاف صاحب موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. اٹ از اے میٹر آف اونلی آورز جب یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے گی. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.